दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं, उनका फोकस कराची में रहता है। तो यहाँ करने का मकसद इसमें हमारे कोई गैर मुल्की एजेंसियाँ भी इन्वॉल्व हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान का ये शायद डिस्टर्ब रहेगा। छोटी मोटी जितनी भी ये सर उठाई कुचल दिया जाएगा ताकि फिर से लोग आवाम जो है पूरा माजी गवाह जी, अभी भी कुछ खतरे की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आईडी जो होती है ये सबसे खतरनाक होती है। जब समझे ना कि शहर में कोई आईडी इम्प्रोवाइज डिवाइस जो बनती है, इसका मतलब है कोई एक्सपर्ट आया है जो बम बना सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि हमने कुछ मरहम रखा है जिससे हमारे लोग भी सुकून में, और हम खुद भी समझते हैं कि अब वो दहशतगर्दी की लहर इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान में नहीं आएगी जो किसी ज़माने में थी। क्राइम सीन के साथ मैं हूँ बीना खान। आज का स्पेशल एपिसोड जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे दहशतगर्दी को, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उन्होंने अपनी जान का नजराना दे के आवाम को बचाया, और हमारे बहुत सारे आम शहरी इससे लुक़मा अजल बन रहे हैं। ये दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। इस हवाले से हम आ जाएँ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में, और राजा उमर ख़ताब साहब जो कि इंचार्ज हैं ट्रांसनेशनल टेररिस्ट इंटरनेशनल ग्रुप के, उनसे हम बात करेंगे और हम पता करने की कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी जो दोबारा से सर अपना उठा रही है उसके लिए इनका दहशतगर्दों से निपटने का क्या लाएअमल है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि CTD जो है वो पुलिस की एक ब्रांच है, तो CTD का क़याम कब आया और CTD की जो क़याम था उसकी नेसेसिटी क्यों आपको फ़ील हुई? लेकिन 2001 में जब कराची के अंदर सेक्टेरियन एलिमेंट ज़्यादा उठा और वो पूरे मुल्क में उसका वजूद था, लेकिन कराची में कोई ज़्यादा ही सेक्टेरियन किलिंग होना शुरू हो गई। उस वक्त CID एक डिपार्टमेंट था जिसको बनाया गया। उसके बाद वक्त के साथ साथ ये चीज़ें उसकी बढ़ती चली गई मुल्क के अंदर, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे जंग चल रही थी अफ़गानिस्तान की, तो मुख्तलिफ इंटरनेशनल और लोकल जो तंजीमें थी दहशतगर्दी की या जिहादी तंजीमें, वो पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कराची को टारगेट करती थी। तो 3 साल पहले नेक्टा के अंडर में इसको बना दिया गया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। ये हमारे चारों प्रोविंसेस में है, जिनको हेड जो है एडिशनल IG करते हैं। टेररिज्म जो हमारे पास 2013 में था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। मुख्तलिफ तंजीमें मुख्तलिफ नामों से यहाँ काम करती थी, जिन्होंने टारगेट किलिंग भी की, उन्होंने ब्लास्ट भी किए, उन्होंने एम्बेसीज भी अटैक किए, और ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और ख़ास तौर पुलिस ने जो है वो CTD ने बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले किया, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा छाते भी हुई। इवन यहाँ के CTD के ऑफिस पे जहाँ बैठे हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा खुदकश हमला भी हुआ था। तो वक्त के साथ साथ उन पर हमारा कंट्रोल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से ज़रब-ए-अदब शुरू हुई तो उसकी कमर मैन वो टूटी जब ज़रब-ए-अदब के बाद वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ। तो वहाँ जो उनकी पनाहगाहें थी वो ख़त्म हुई, तो वो भाग के अफ़गानिस्तान चले गए। कुछ लोग कराची की तरफ आ गए, तो जो कराची में आए या मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में गए तो उन पर तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने भरपूर कार्रवाइयाँ की। CTD ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें। तो आस्ते आस्ते वो जो थे ख़त्म हो गए। अब जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी है पिछले 5-6 साल से, उसमें उन तमाम तंजीमों को ख़त्म किया गया, उनकी फ़ंडिंग रोकी गई, उनके जो फ़ंड देने वाले थे सहूलतकार थे उनको कानून के शिकंजे में कसा गया, और फिर उनकी जो कम्युनिकेशन गैप था वो बहुत बड़ा उनके दरमियान में आ गया, उससे उनकी कमर टूट गई। तो सर उसमें और इसमें अब फ़र्क क्या आ गया? पहले आसानियाँ क्यों थी? पहले आसानियाँ इसलिए थी कि उस वक्त जो था ना टेररिज्म इस तरह का सीरियस नहीं, उस वक्त इतनी सीरियसनेस नहीं थी इसके अंदर कि ज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा ग्रुप थे, फिर सब फोकस नहीं थे। जिसके बाद जब फोकस होना शुरू हुए तो उनको हमने मुख्तलिफ ज़ावियों से उनको कवर करने की कोशिश की। तो क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो टेररिज्म हुआ है वो यहीं के लोकल लड़कों के थ्रू हुआ है, यानी जो जहाँ ही पैदा हुए चाहे वो किसी भी कौम से हों। अब उनके पास शहर की मालूमात ज़्यादा थी, फिर उनको वहाँ से फीडबैक मिलता था, फिर उनको छुपने की जगह वहाँ मिलती थी, पनाहगाहें थी उनकी बॉर्डर पास, तो या अफ़गानिस्तान या वज़ीरिस्तान में। तो वो जाके तदा होकर दोबारा आते थे, तो वो जो तक कट ऑफ किया उधर से फोर्सेस ने कराची शहरों में, हमने कंट्रोल किया उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमारा शहर आबाद है, हमारा शहर खुला हुआ है। 30 साल से ये शहर ज़ख्मी है, लहूलुहान है मेरा शहर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कहते हैं कि हमने कुछ मरहम रखा है। जहाँ तक बात है कि बिल्कुल ख़त्म, तो मैं बिल्कुल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। स्लीपर सेल्स होते हैं, लेकिन स्लीपर सेल के लिए काम करना इतना आसान नहीं होता, उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। अब फिर लोगों को थोड़ा आइडिया भी हो गया है कि अब लोग फ़ंड नहीं दे रहे, वरना अमूमन आपने देखा हो कि लोग ज़कात देते थे, उनको पता ही नहीं था कहाँ जा रही है। लोग बकरा ईद पे खाले देते थे, उनको नहीं मालूम था इसके साथ क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ंड जनरेशन का इनका सिस्टम था।
फिर हुंडी हवाला से इनको पैसे आते थे। तो ये तमाम चीज़ों को FATF के वाले से हमने बहुत कंट्रोल किया, बहुत FIR लॉन्च की है, बहुत लोगों को अरेस्ट किया है, बहुत लोगों को जो है हम ढूंढ रहे हैं। तो उनसे इनकी जो है ना कमर टूट चुकी है, कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। अब जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर भी वो अपने आप ग्रुप बन गए हैं छोटे छोटे, और वो कोशिश करते हैं कुछ न कुछ कर सके, लेकिन नाकाम है। अच्छा सर, तो जो आपने कहा कि ये सब जो दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं उनका फोकस कराची में रहता है और कराची के इंटरनल उसमें भी रहता है, तो कराची क्यों? क्या कराची इसलिए क्योंकि ये फाइनेंशियल हब है? कि यहाँ करने का मकसद, इसमें हमारे कोई गैर मुल्की एजेंसियाँ भी इन्वॉल्व हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान का ये शायद डिस्टर्ब रहेगा, तो इसकी वजह से पाकिस्तान डिस्टर्ब रहेगा, तो उसके लिए वो फिर कराची को चुनते हैं। अब जो भी तंजीमें, आप मिसाल के तौर पर BLA है, BLA का वजूद तो बलूचिस्तान में है, लेकिन वो कार्रवाइयाँ कराची में करी। कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला किया, उसके बाद उससे पहले उन्होंने चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर अटैक किया, तो उसमें कराची के लड़के नहीं थे, उसमें BLA के लोग थे जिनको रॉ फंड करती है। अच्छा सर, तो वो जो आपने हमलों की बात की स्टॉक एक्सचेंज और जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे हुआ था, ऑब्वियसली वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। क्या आप लोगों को इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि इस तरह की कोई एक्टिविटी होने वाली है? आप लोग का अलर्ट लेवल क्या था? देखिए, होता है इस तरह के इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती हैं, उन पर काम भी हो रहा होता है, और बहुत से काम तो ऐसे हैं कि जो रिकॉर्ड पे नहीं होते उससे पहले ही अनर्थ कर लिए जाते हैं। अब जो कार्रवाई हो जाती है वो तो सबको हाईलाइट होती है, मीडिया में भी आती है, दुनिया को भी पता चल जाता है, लेकिन इसके अलावा हमारी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो प्रिवेंशन की तरफ, हम प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आती है तो फिर टोटल मैंडेट CTD का होता है। जितने भी ये अटैक्स होते हैं टेररिज्म को लेके, उसमें आप लोगों के जो जवान हैं उनका कौन सा ऐसा एक अटैक है जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का नुकसान हुआ पूरी लॉ इन्फोर्समेंट का? वो देखें, वो तो जो CTD पे अटैक हुआ था उसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी, इस ऑफिस में हुआ था, हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए, हमारी बिल्डिंग्स होती है ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। उसके बारे में सर आपको इंटेलिजेंस की खबर नहीं थी? देखिए, इंटेलिजेंस की खबर लेवल था, मैं बताऊँ, वो इंटेलिजेंस की जो खबर होती है वो होती है हमारे पास, लेकिन बाज़ वक़्त वो स्पेसिफिक नहीं होती। वो बताते हैं जी ये होने वाला है और इस तरह हो सकता है, तो हर कोई अलर्ट होता है, लेकिन जो अब मरने के लिए आया उसको आप कितनी देर हो सकते हैं? ये तो शुक्र है कि हमारे जो गार्ड थे शुरू में उन्होंने रिसेस किया तो उसमें शहीद भी हो गए, फिर वो गाड़ी थोड़ी आगे लाकर उन्होंने एक्सप्लोजिव फाड़ा। तो कहते हैं कि मेरिट इस्लामाबाद के बाद जो सबसे बड़ा ब्लास्ट था वो CTD कराची में जो हमला हुआ था 500 kg का, वो था। तो अब ज़ाहिर है इतना बड़ा एक्सप्लोजिव हो, उसके साथ गार्ड हो, गेट हो, तो सब टूट जाते हैं, उसमें तो कोई चीज़ बचती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने काफिले किरदार तक पहुँच चुके हैं। चौधरी असलम साहब बड़ा नाम, उन्होंने बड़ा काम किया, तो उनके जो थे जिन्होंने अटैक किया था वो पकड़े गए हैं? लेकिन चौधरी असलम साहब की जो शहादत है वो एक वाकई CTD के लिए खास तौर पर बहुत बड़ा धचका था। तो वो उनको वो लोग पकड़े गए, उसमें 2-3 टीमें थी, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ वैसे ही मारे गए हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से? उसमें तहरीक तालिबान और लश्कर जंगी के लोग इन्वॉल्व थे। तो कलादम है, सब तंजीमें कलादम है, सब तंजीमें कलादम है। इनकी जो सारा मास्टरमाइंड था वो नईम बुखारी था। अच्छा। नईम बुखारी कराची का सबसे पुराना टेररिस्ट मैं समझता हूँ उसको, डैनियल पर्ल के केस से लेके आज तक, लेकिन अभी सारे अपने इंजाम को पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। की वेव आई 2001 के बाद अफ़गानिस्तान में, जो पूरा वो नेक्सस बना था, तो उसमें जो ट्रेंड आया वो सुसाइड बॉम्बिंग का जब आया, तो सुसाइड बॉम्बर को रेडिकलाइज करने के क्या तरीके ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि एक इंसान अपनी जान पे वो कर लेता है कि बस अब करना है ये? लेकिन जो भी सुसाइडर सबसे पहले खुद का हमला जो है मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में जो है वो सबसे पहले शेरटन भी हुआ था। जो उनको रेडिकलाइज करने का मसला है, उनके पीछे एक हिस्ट्री होती है पूरी। ज़्यादातर तो वो कम उम्र जो टीनेजर लड़के होते हैं 18 तक, 13 से 18 के दरमियान, उनको करते हैं, उनका मोटिवेट करना बड़ा ईजी होता है। अपने मकसद के लिए आके वो सुसाइड कर देते हैं। उनके साथ उनके ऑपरेटर होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, जो उनको लेके आते हैं, जो उनको टारगेट दिखाते हैं, जो उनको प्लान करते हैं। वो जब उनका प्लान बन जाता है तो फिर उनकी कोशिश होती है कि इनको जितनी जल्दी वो इस्तेमाल कर लें। एक जो सवाल उठता है एक लॉजिकल सा, कि क्या उनकी फैमिली को पता होता है कि ये रेडिकलाइज हो रहे हैं? क्या वो सीक्रेटिव हो जाते हैं? कभी कभी फैमिली को भी इंटेरोगेशन के लिए उठाया जाता है,
तो क्या ऐसा आपने कभी केस देखा है कि फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हो कि बेटा कहाँ चला गया और क्या कर रहा है और वो सब? दोनों सूरतें हैं, दोनों सूरतें। बहुत सी तो ऐसी है जिनकी फैमिलियाँ को पूरा पता होता है और वो पूरी पूरी फैमिली जो रेडिकलाइज हुई होती है। अच्छा। हाँ, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उनको पता होता है कि हमारा बेटा जब जिहाद में गया हुआ है या खुदकश करने जा रहा है। बाद वक्त ऐसा भी हुआ कि एक भाई ने किया तो दूसरे बहन वाला मैं भी जाऊँगा। और ऐसा भी है कि फैमिलीज़ को कुछ पता नहीं होता, वो ढूंढ रहे होते हैं उसको और बाद में उसको पता चलते जब पुलिस में घर पहुँच जाती है कि भाई आपका बेटा जो है उसने खुदकश किया है और आपका बेटा था। फिर वो बता दीजिए वो 3 साल से लापता था, 2 साल से गया हुआ था, 1 साल से गया हुआ था। कोई ऐसा आप लोगों को मिला जो टोटली रेडिकलाइज्ड हो और पुलिस की तहवील में आपने डी रेडिकलाइज किया हो? ऐसे BCO लड़के हैं। अच्छा। बहुत लोग हैं ऐसे। फिर हम उनको जब रेडिकलाइज कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम उनको गायब कर देते हैं ताकि लोगों की नज़रों में वो उस हिसाब से ना है जो वो पहले था, एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करें। तो आप लोगों क्या विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है? विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम सिंध में है, अभी उस पर कोशिश मज़ीद हो रही है। उसमें फुल फ्लैज तो वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले सुबह सिंध ने इसको बनाया और इस पर काफ़ी अच्छी वर्किंग हो रही है और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो सर जो अभी दोबारा से एक लहर आई है, वो एक ख़तरनाक लहर है, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? SRA वाले हैं, ये तो अलहदगी पसंद तंजीम बनी हुई जिस पर रॉ ऑपरेट करती है पीछे से, इनको पैसे मिलते हैं। तो BLA जो है, BLA और SRA इन दोनों को रॉ कर रही है। ये रॉ के ऑपरेटिव हैं सारे, तो इनमें पैसा फाइनेंसिंग जो है वो रॉ कर रही है। पैसा इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि SRA ने तो कोई खुद का हमला नहीं किया आज तक। BLA ने किए हैं शुरू SRA ने मगर पुलिस को टारगेट किया, पुलिस को किया है, रेंजर्स को किया है। कोई और प्रोग्राम है जहाँ पर 14 अगस्त है उसमें अपनी ग्रेनेड मारते हैं। तो इनका तरीकाकार ये होता है कि इनका मकसद होता है कि खबर बन जाए। अगर ब्लास्ट कर दिया कोई नुकसान है तब भी कोई बात नहीं, फिक्र चल गया, खबर होगी, उनको वहाँ से पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह जो SRA BLA है वो BLA जो है वो थोड़ा ऊपर ग्रेड में चली गई है, तो उन्होंने जॉइंट एक बरास बना ली है जिसमें अपनी छोटी छोटी तंजीमें मिलाकर उन्होंने की है। तो इनका और उनमें ना थोड़ा प्रोफाइल में फ़र्क है। आपको लगता है कि इनका गठजोड़ हो जाएगा? गठजोड़ तो ज़्यादा पीछे मास्टर्स एक तो गठजोड़ ही है इनका ऑलमोस्ट। तो वो फिर वो भी ऊपर हो जाएंगे SRA? लेकिन इंशाल्लाह नहीं होंगे, क्योंकि इसका हमने काफ़ी, क्योंकि सिंध से रिलेटेड है और हमारी डोमेन सिंध की है, तो हमने तो इस पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया और हमें पता भी चल गया इनके पीछे कौन लोग हैं, पकड़े भी गए हैं। इनके अंदर भी देखिए मैं बोलूँगी पैसों का मामला था, इसमें काफ़ी ग्रुप छोटे छोटे बन गए, टूट के मिल गए। कितने ग्रुप्स हैं सर? 2-3-4 ग्रुप बन गए इनके अंदर। पहले एक था, फिर 2 बन गए, फिर 3 बन गया, असगर शाह का बन गया, फिर गुरफत का बन गया, फलां का बन गया। तो वो मतलब इतना ज़्यादा लीथलनेस नहीं है इनके अंदर अभी तक। इनकी कोशिश होती है कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को टारगेट कर लें, हमारा ब्लास्ट हो जाए, हमारी अटेंडेंस लग जाए। ये टेररिज्म है, इसको अगर हम टेरर फाइनेंसिंग की बात करें और पैसों की बात करें, तो जो ये बड़े जो हमले हुए हैं इनमें पैसा ज़्यादा लगा है। उनके सहूलतकार और वो जो पैसे देते हैं वो सारे लोग जो हैं वो बाहर ही बैठे हुए हैं। देखिए मैंने आपको कहा ना कि दोनों टेररिज्म को हमें अलग अलग रखना हुआ है। एक तो वो हैं जो सब नेशनलिस्ट हैं, एक वो हैं जो मजहबी दहशत हैं, ठीक है, जिनको हम पहले जिहादी कहते थे। उनके अंदर जो पैसा है वो उतना ही ज़रूरत है जितनी कि वो उसको काम को करने के लिए है। वो तो उनको बहुत ज़्यादा फंड्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो अब हो रहा है SRA या BLA कर रही है, इसमें पैसा अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा है। इसमें क्यों इतना इस्तेमाल हो रहा है? ज़ाहिर है इनके पीछे एक एजेंसी है जो इनको ऑपरेट कर रही है, जो फुल पैसे दे रही है। वो मैक्सिमम चाहते हैं कि ये सिक्योर होकर फ़ाइट करें या सिक्योर होकर अपने काम तक पहुँचें। गाड़ी भी परचेज़ करते थे पूरी वैल्यू के साथ, मार्केट से लेते हैं, और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए भी इनको सहूलतें फराहम करते हैं। तो ये इसलिए इनके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। और आपको लगता है इनकी फैमिली मेम्बर्स को पता है ये सब पूरा ग्रुप एक साथ ही काम करता है? यार ये घरों से भागे हैं तो फैमिली को तो पता है, फैमिली को उनको फैमिली को सपोर्ट भी होती है, पैसे भी मिलते हैं। तो इसमें से कितने लोग आप लोग ने अभी तक धर लिए हैं, अरेस्ट कर लिए हैं? नहीं, गिनती में तो मैं नहीं कह सकता आपको, लेकिन इस तरह होता है कि ग्रुप में अगर 6-7 लोग भी हैं उसमें 3-4 लोग पकड़े जाते हैं तो बाकी ग्रुप बेकार नाकारा हो जाता है। सरगना इनके जो है कुछ 4-5 जो हैं वो मुल्क के बाहर किसी मुल्कों में असाइलम लेके बैठे हैं। कौन कौन से ममालिक में? मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा फिर नेशनल लेवल का मैटर है। अच्छा, तो पता है सबको ये कहाँ बैठे हैं। अभी वो जो 5 दहशतगर्द पकड़े गए थे उन्होंने क्या इंकशाफात किए? उन्होंने बताया कि उनके जो मास्टर थे वो इंटीरियर सिंध में थे, वो उनको ग्रेनेड देते थे। आप क्योंकि बॉम्ब एक्सपर्ट हैं तो सर थोड़ा सा बॉम्ब्स के बारे में बताइए, क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल अदम तंजीमें जो हैं, उनका भी अब अलग अलग एक्सप्लोजिव्स के तरीके होंगे, अलग अलग अटैक करने के तरीके होंगे, तो उसमें क्या कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए हर जो मैं दोनों को अलग अलग करके बताता हूँ। जो तो हमारा जैदी एलिमेंट है वो तो बहुत एक्सपर्ट हैं एक्सप्लोजिव में। उन्होंने कहाँ से अफगानिस्तान से सीखा। अफगानिस्तान उन्होंने वहाँ फाइट की है, उनके पास बैटल फील्ड है, वो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए उनके साथ
लड़ना तो वहाँ पढ़े लिखे मतलब एजुकेटेड साइंटिस्ट टाइप इस तरह के लोग भी हैं? नहीं, इसमें साइंस की कोई जरूरत नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपको। एक्सपीरियंस, हाँ, तो उनको पता होता है कि वो तो कुछ भी आप उनको मटेरियल दें उससे कुछ ना कुछ एक्सप्लोजिव बना सकते हैं। अच्छा, डेटोनेशन करने के लिए। तो हर एक का सर्किट जो होता है उसका एक अपना सिग्नेचर होता है, तो सिग्नेचर से पता चलता है कि ये किस एरिया में बना हुआ है, क्योंकि कितने लोग होंगे जो ये सर्किट बना सकते हैं, तो उनका सबका एक साइन होता है, उसके आइडिया हो तक अकाउंट हो गया। दूसरे एलिमेंट जो जिसको हम एलर्जी पसंद कहते हैं, सब नेस्लिस SR या DL है, इनके पास अमूमन कमर्शियल एक्सप्लोजिव होता है। वो हैंडमेड लोकल मेड होता है, ये इसमें अमूमन ये होता है कमर्शियल, मतलब C4 टाइप या प्लास्टिक, कोई भी इस तरह का एक्सप्लोजिव जो किसी फैक्ट्री में बनता है, तो ज़ाहिर उनको सप्लाई किया जाता है। जिहादियों की इसकी जरूरत नहीं है, जिहादियों का 4-5 एलिमेंट कहीं से मुख्तलिफ जमा कर लें तो एक्सप्लोजिव बना लेंगे। ये भी इस चीज़ में इतने एक्सपर्ट नहीं है, बनाने की कोशिश करते हैं ये, लेकिन इनकी क्या कहें परफेक्शन वो नहीं है जो उनकी है। तो अभी जो है, क्योंकि 2020 बिल्कुल एंड पे है, तो आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो छोटी मोटी जितनी भी ये सर उठाए ये कुचल दिया जाएगा ताकि फिर से लोग आवाम जो है पूरा माजी गवाह जी, अभी भी कुछ खतरे की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ ऐसा है भी नहीं। ये ज़ाहिर है ये छोटी मोटी टक तो शहर में चलती रहेगी। स्ट्रीट क्राइम है वो कभी कम कभी ज़्यादा होता है, तो टेररिज्म की तो हम इसलिए कहते हैं कि हमें मालूम होता है कि कौन से ग्रुप में कितनी तब्बल है। तो आप देख लें कराची में कितने साल हो गए कोई ID ब्लास्ट नहीं हुई, सिर्फ एक छोटा सा किमाड़ी में वाक़या हुआ था, वो भी पता चल गया। तो ID जो होती है ये सबसे ख़तरनाक होती है। जब समझे ना कि शहर में कोई ID की इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस जो बनती है, इसका मतलब है कोई एक्सपर्ट आया है जो बम बना सकता है। वो एक बॉल बम भी बना सकता है, इसका मतलब 10 किलो का बम भी बना सकता है। एब्सोल्युटली। तो वो ज़्यादा हमारे लिए अलार्मिंग होता है, उस पर हम मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया राजा साहब। हमारे साथ थे राजा उमर खदाब, इंचार्ज TTIG CTD, और उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह माजरी में कराची और पाकिस्तान के दीगर शहरों में दहशतगर्दी की लहर आई है और जिस तरह अमन को ख़राब किया गया है, उस तरह दोबारा से कोशिश ज़रूर हुई थी, मगर वो चीज़ अंडर कंट्रोल है। तो आम आदमी को और सबको, हम सबको रिलैक्स रहना चाहिए। CTD ने अपना बहुत ही अहम किरदार अदा किया है टेररिज्म को ख़त्म करने का, टेररिज्म को आइडेंटिफाई करने का, और स्लीपर सेल्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो जहाँ जहाँ ऑपरेट करती हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज़ करने का इनका बहुत अहम किरदार है। और उनका कहना ये है कि हम लोग तो आराम से रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि वो लोग अपना काम जारी और सारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। मीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।